अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एज यू गाइस नो कि हमने सीएसएस पास्ट पेपर सॉल्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज की ये एक वीडियो है। हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सीएसएस 2016 के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके जो 20 एमसीक्यूज थे हम उनको डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी और उनको कंप्लीटली एक्सप्लेन भी करूंगी कि इसका ये आंसर है तो क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेरी प्रिडिक्टेबली विद द डेप्थ ऑफ द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट को समझना है ना कि जी स्टेटमेंट हमें कह क्या रही है। ठीक है, तो बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कि दर्ज झील में से कौन डज नॉट नहीं होती या होता वेरी। वेरी ये जो होता है ना VARY, इसका मतलब होता है चेंज होना, तब्दील होना, आल्टर होना। ठीक है, प्रिडिक्टेबली, प्रिडिक्टेबली मतलब अंदाजन। ठीक है, उसके बाद विद द डेप्थ ऑफ, उसकी गहराई के हिसाब से। डेप्थ गहराई को कहते हैं ना, ऑफ द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक कहते हैं आबी को, ठीक है, इन्वायरमेंट माहौल, यानी पानी का जो माहौल है, जो आबी माहौल है, उसके हिसाब से दर्ज झेल में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अंदाजन तब्दील नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला है सेलिनिटी। सेलिनिटी क्या होता है? सेलिनिटी का मतलब होता है नमकियात का होना, यानी वो जो पानी का खारीपन होता है ना, उसकी बात हो रही है। दूसरा टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ का कितना टेम्परेचर है, दर्जा हरारत। तीसरा पेनिट्रेशन बाय सनलाइट। पेनिट्रेशन कहते हैं घुसने को, बाय सनलाइट जो सूरज की शुआएं हैं उनका। एंड नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेलिनिटी, यानी जो खारीपन है वो तब्दील नहीं होता, वो सेम ही रहता है डेप्थ के बावजूद। ओके, इसके बाद सेकंड वन है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम डैश बाय द सन। कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन की जो तह है, प्रोटेक्ट्स महफूज करती है द अर्थ जमीन को, फ्रॉम किससे, फ्रॉम से, डैश बाय द सन, यानी जो सूरज से आ रही हैं। अब क्या आ रही हैं जिनसे प्रोटेक्शन मिल रही है, तो यहाँ पे रेज होंगी। अब कौन सी रेज हैं, ये ऑप्शंस हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, गैमा रेज या नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज इज द राइट आंसर। उसके बाद थर्ड वन है द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज कॉल्ड। मतलब जो ओजोन लेयर हमारे पास है वो एटमोसफेयर में तो प्रेजेंट होती है, यानी आबो हवा में प्रेजेंट तो वो होती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ वो किस जगह पे, इन विच, कौन सा ऐसा है जहां पे ओजोन लेयर लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या नन ऑफ दीज। तो ये लेयर्स की बात की जा रही है। ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर में से कौन सी लेयर में लाई करती है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर लाई करती है। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ वन है वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द अर्थ्स ओजोन लेयर इज टू। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है जो हमने पहले देखा है, थोड़ी स्टेटमेंट चेंज है। बात क्या कर रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है ना, ठीक है, जो ज़मीन की ओजोन लेयर है, उसका वन ऑफ द मेन फंक्शन, उसके जो अहम काम है उसमें से एक कौन सा है। ऑप्शंस क्या हैं। प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। क्या ओजोन लेयर ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करती है? अच्छा, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेज, के जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको फिल्टर आउट कर देती है, उनको निकाल देती है, उनको एक तरह से रोक देती हैं। तीसरा एब्जॉर्ब पोल्यूशन, क्या वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करती हैं? अच्छा, फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्या सारे ही ठीक है? नहीं, ये सारे ठीक नहीं हैं, बल्कि जो सेकंड ऑप्शन है कि फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेज, ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद the Pakistani population receives the largest dose of ionizing radiation from। कि जो पाकिस्तानी आबादी है वो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार कहाँ से हासिल करती है। ऑप्शंस, नेचुरल सोर्सेस यानी कुदरती ज़राए से। सेकंड, फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग, यानी जो न्यूक्लियर वेपन को जब टेस्ट किया जाता है उनमें से जो गिरते हैं उनसे। तीसरा, न्यूक्लियर मेडिसिन, यानी न्यूक्लियर की जो अद्वियात हैं उनसे।
एंड चौथा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है नेचुरल सोर्सेस थे। देन विच आर एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? यहाँ पे देखें, एरोजोल्स या एरोजोल्स कहते हैं इनको। उसके बाद है सेवेज, डीडीटी और फर्टिलाइजर्स। अब देखो सेवेज जो है, डीडीटी और फर्टिलाइजर्स, ये एयर के रिलेटेड नहीं है, ये हम सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन के से रिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हम एयर पोल्यूटेंट इसको नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूटेंट है वो एरोजोल है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कहते हैं कटाई को, ठीक है। सॉइल का मतलब एक तरह से खराब होना, इसमें से कौन सी चीज़ है जिससे नहीं होती ना, सॉइल खराब नहीं होती, सॉइल इरोजन नहीं होती। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, वाइंड हवा, ओवर ग्रेजिंग जो बहुत ज़्यादा ग्रेज कहते हैं ना चराने को, जो हमारे पास पालतू जानवर होते हैं उनके चरने को ग्रेज करना कहते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग, सन एंड वाटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन फॉर श्योर सन ही है, सन की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होती है। उसके बाद है द गैस एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग यानी जो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वार्म हो रहा है, उसमें कौन सी गैस जो है वो उससे एसोसिएट की जाती है, उससे लिंक की जाती है। तो यहाँ पे CO2, H2S, CH4SO2, तो राइट आंसर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज आर सेट टू बी द, जो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, जो पानी की पोल्यूशन है, उसमें इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? वो लाइन सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्सेज हैं, एरिया सोर्सेज हैं, या नन ऑफ दीज, तो उनको लाइन सोर्सेज कहा जाता है। फाइन। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग, यानी जो मंदरजा झेल हैं उनमें से द ओनली सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है? अब पोल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इनमें से हमने बताना है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। सल्फर पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, या नन ऑफ दीज, तो इसमें से सेकेंडरी ओजोन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ एसो पोल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है, कि कौन सा मुंदरजल में से ऐसा प्लांट्स का ग्रुप है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिकेट करने के लिए, यानी इशारा करने के लिए किस चीज़ को? एसो पोल्यूशन हवा की जो है उसको। तो यहाँ पे एपिफाइटिक लिचन्स हैं, फर्न्स हैं, लीवरवॉर्ट्स हैं एंड हॉर्नवॉर्ट्स हैं। तो राइट आंसर एपिफिटिक लिचन्स है। उसके बाद प्रीवेलिंग वाइंड्स अफेक्ट अ रीजन्स क्लाइमेट बाय, प्रीवेलिंग का मतलब होता है जो लंबे अरसे से एक चल रही हो चीज़, ठीक है, तो जो लॉन्ग लास्टिंग भी कह सकते हैं। तो जो एक लंबे अरसे से जब हवा चल रही हो, वाइंड्स चल रही हो, तो वो अफेक्ट यानी असरअंदाज होते हैं अ रीजन्स क्लाइमेट। ये बात उन्होंने कह दी कि वो रीजन्स का जो इलाके का क्लाइमेट है, आबो हवा है, उस पर इफेक्ट होती हैं, लेकिन कैसे? बाय मतलब किस जरिए से। अब यहाँ पे हम जरा देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्रिएटिंग डेजर्ट एरियाज, कि वो सहराई इलाके बना देते हैं। काजिंग मोर प्रेसिपिटेशन ऑन वन साइड ऑफ अ माउंटेन, कि वो एक तरफ पे ज़्यादा, मतलब जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उनकी एक तरफ पे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इसमें बारिश भी आ जाती है, इसमें स्नोफॉल भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेशन, ये शबनम वगैरह सब इसके अंडर आता है। फाइन। तीसरा अफेक्टिंग हाउ मच प्रेसिपिटेशन इट रिसीव्स, कि उस इलाके में कितना ये बारिश, स्नोफॉल या शबनम वगैरह गिरेगी, इसको अफेक्ट करता है। या कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इट रिसीव्स, या इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि उस रीजन में कितनी सोलर एनर्जी की अमाउंट आएगी। तो राइट आंसर है अफेक्टिंग हाउ मच प्रेसिपिटेशन इट रिसीव्स। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन पोटैटो पर 100 ग्राम इज, यानी जो हर 100 ग्राम का जो पोटैटो यानी आलू है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट कितने होते हैं, कितने ग्राम्स होते हैं? तो 18 ग्राम, 20.13 ग्राम, 25 ग्राम और 26 ग्राम। तो 20.13 ग्राम इज द राइट आंसर, यानी 100 ग्राम में से 20.13 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है एक आलू में।
उसके बाद है विच रेफ्रिजरेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज इन आवर कंट्री, यानी जो कोल्ड स्टोरेज होती है, जो जिस जगह पे ठंडा एक चीज को रखना होता है, उस जगह पे कौन सा रेफ्रिजरेंट हमारे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं एथिलीन, कार्बाइड, लिक्विड अमोनिया या सोडियम बेंजोट। तो लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फूड बॉर्न इलनेस इंक्लूड, यानी ऐसे जो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें खतरा है, किससे? फूड बॉर्न, यानी जो खुराक से पैदा होने वाली इलनेस है, बीमारी है, उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट्स बिल्कुल नौमौलूद जो बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं। चिल्ड्रन बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। उसके बाद इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स जिनको इम्यूनो की प्रॉब्लम्स हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो फॉर श्योर ऑल ऑफ द अबव आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फूड बॉर्न इलनेस। उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोलुबल विटामिन। वाटर सोलुबल का मतलब होता है जो पानी में हल हो सके। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, और नन ऑफ दीज। तो विटामिन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद मैंगो वैरायटी हैविंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इज, मतलब आम की ऐसी नस्ल जिसका जो फ्लेवर होता है, जायका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिंधरी, चौंसा, लंगड़ा या नन ऑफ दीज। तो लंगड़ा इज द राइट आंसर। देन प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स जो होते हैं ये किससे मिलके बने हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड, ऑक्सी एसिटिलाइन, and none of these. So polypeptide is the right answer. Then pineapple variety suitable for canning is, pineapple कहते हैं अनानास को, और कैनिंग का मतलब होता है फूड को प्रिजर्व करना, यानी वो जार्स वगैरह में जो हम स्टोर कर देते हैं ना, उसका मतलब होता है कैनिंग, ठीक है। तो कौन सी ऐसी वैरायटी है जो सूटेबल है कैनिंग के लिए? क्वीन, क्यू, मोरिटस या कैनी। तो क्यू इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट वन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इज, राइबोफ्लेविन की सबसे ज़्यादा जो अच्छी सोर्स है, ज़राया है, वो कौन सा है? जरिया, यानी पपाया, मैंगो, बेल या नन ऑफ दीज। तो बेल ये एक फ्रूट है, उर्दू में भी बेल ही बोला जाता है। तो ये सबसे रिचेस्ट सोर्स है। दैट्स इट। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।